जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिस इज मोहम्मद जुनैद खालिद इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम योर कोर्स फैसिलिटेटर फॉर F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। जी हाँ, आज के इस सेशन का इस वीडियो का मैं आपको पहले एजेंडा शेयर कर दूं कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि ACCA के स्किल्स लेवल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और नो डाउट आपके प्रोफेशनल पेपर का या आपकी प्रोफेशनल लाइफ का भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कंसिडर किया जाता है। मत भूलिएगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर एक बेस है आपके प्रोफेशनल पेपर की जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और आगे चल के ऑब्वियसली ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के साथ सस्टेनेबिलिटी के साथ इमर्ज होने वाला है। तो इट मींस कि ये आपके प्रोफेशनल लेवल का जो पेपर है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट बेस कंसिडर की जाती है। सेकेंडली, जब मैंने कहा प्रोफेशनल लाइफ, तो जी हाँ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि जब आप खास तौर पे यानी कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अकाउंट्स या रिपोर्टिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो आपके पास एक एसेंशियल एलिमेंट है आपकी जॉब रिकॉग्निशन या आपकी जॉब ग्रोथ के अंदर। खैर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव ऑन। और इस सेशन का मैं कुछ एजेंडाज आपके साथ सबसे पहले मैं शेयर कर दूं। हम इस सेशन के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है क्या। क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि इसके पीछे आपने एक और पेपर पढ़ा है, इसकी जो बेस है दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको नॉर्मली F3 भी कहते हैं या FFA भी इसको कहा जाता है। तो वो हम ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये दोनों पेपर सेम है? क्या इन दोनों पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल सेम है? इन दोनों के डिफिकल्टी लेवल में कितना चेंज है और इन दोनों की पेपर अप्रोच में क्या चेंजेस हैं? तो हम एक तो ये पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे दैट इज द पेपर पैटर्न के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पैटर्न क्या है। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस पेपर को पढ़ने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करें विद वेरी गुड मार्क्स। और फाइनली फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सर हमें वो क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके पास जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको ड्यूरिंग दिस कोर्स, क्या क्या फैसिलिटेशंस हैं जो आपको मिलेंगी, वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम इस पूरे सेशन के अंदर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साइड। सर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F3 और F7 में क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हैं? तो आए जरा इसको हम पहले इवेलुएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पढ़ा था F3 जिसको हम कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोसेस अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग के ऊपर पूरा बेस करता है। नाउ व्हाट इज प्रोसेस अकाउंटिंग? देखिए, आपने वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करा क्या, आपने एक अकाउंटिंग साइकिल को फॉलो किया, लाइक जर्नल एंट्रीज बनी, लेजर्स बने, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट्स हुई, ट्रायल बैलेंस अपडेट हुआ, एंड देन फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया। ऐसे ही यानी कि ये आपने करा कि आपने अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो किया, अकाउंटिंग की साइकिल को फॉलो किया, यानी कि अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वाज द रियल आउटकम। आपने पूरे अकाउंटिंग के अंदर आपने मेनली, ठीक है आपने कुछ स्टैंडर्ड्स भी देखे, लेकिन मेन फोकस आपका इसी के ऊपर था। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स हैं, इसी तरीके से आपने यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट्स की, करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट से कंट्रोल अकाउंट, रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन। तो आप कर क्या रहे थे, आप अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक अकाउंटिंग का स्टेप, एक अकाउंटिंग का प्रोसेस, एक अकाउंटिंग की साइकिल है जिसमें आप अपने आप को सर्कुलेट कर रहे थे, और एक अकाउंटिंग साइकिल को सर्कुलेट करने के बाद जो उसका फाइनल आउटकम था दैट वाज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिस तरीके से बनाई कि आपने उसके अंदर नेट सेल्स रेवेन्यू लिया, नेट सेल्स रेवेन्यू में से फिर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एलिमिनेट किया, रिजल्टेंट जो आपके पास आया दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से आपने ऑपरेटिंग या एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को आपने यहां पर जो रेलेवेंट एक्सपेंसेस थे उन एक्सपेंसेस को आपने यहां पर एलिमिनेट किया, अदर इनकम को आपने यहां पर ऐड बैक किया। अदर इनकम को ऐड बैक करने के बाद आपके पास एक रिजल्टेंट आया जिसको हमने नॉर्मली कहा PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद हमने इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसको नॉर्मली हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहेंगे, उसको हमने माइनस कर दिया, तो आपके पास रिजल्टेंट आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फाइनली आपने फिर एक इनकम टैक्स एक्सपेंस को यहां पर डिडक्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट आपके पास आ गया दैट इज द नेट प्रॉफिट
या इसको नॉर्मली हमने कहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एंड मोमेंट था दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, और उस अकाउंट के अंदर मेन कंपोनेंट इनकम स्टेटमेंट है। एग्जांपल दिया है, बैलेंस शीट भी है, लेकिन अभी कुछ बात समझानी है इसलिए मैंने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट को यहां पर कंसीडर किया। खैर नाउ सर, ये तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में देख लिया कि एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था कि अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो भी नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीजें वहां पर परफॉर्म कर रहे थे। बट नाउ कमिंग बैक टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग साइड, सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? एक बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मोर ऑफ अ क्लेरिकल वर्क, यानी कि यहां पर है क्लेरिकल वर्क, जूनियर का काम है। जी हाँ, माजरत बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप एक क्लेरिकल वर्क कर रहे थे, मतलब आप डाटा पंचिंग कर रहे थे, आपको डाटा दिया जाता था, उसकी बेसिस के ऊपर कंट्रोल अकाउंट्स बना रहे थे, आपको डाटा दिया जाता था, उसकी बेसिस के ऊपर आप लेजर्स, ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर कर रहे थे, आपको डाटा दिया जाता और कुछ एडजस्टमेंट्स आप पास ऑन करके इनकम स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज को कॉपी पेस्ट कर रहे थे। To be very honest, it was like a clerical work. But remember कि जब मैं financial reporting की बात करूंगा तो it's more than the clerical work. It means कि it's like a decision making. जी हाँ, यहाँ पर क्लेरिकल वर्क नहीं है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग है। क्या मतलब डिसीजन मेकिंग है? देखिए, आपने जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में देखा तो आपको ट्रायल बैलेंस में सेल्स रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन गिवन थी, आपने करा क्या, आपने वहां से सेल्स रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन को उठाया और आपने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। बट रिमेंबर कि सर ये इतना आसान नहीं है। अगर आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है तो इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, यानी कि अगर कोई ये कहता है कि सेल्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि आपने ट्रायल बैलेंस से वैल्यूज को कॉपी किया और आपने फिर उसको यहां पर लाके पेस्ट कर दिया। नहीं सर, इट इज नॉट द केस। क्या मतलब कि सर अगर आप सेल्स रेवेन्यू को या नेट सेल्स रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ अकाउंटिंग रूल हैं, उन अकाउंटिंग रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और उस अकाउंटिंग रूल को फॉलो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक टूल है, दैट इज दी, या एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है आपके पास, दैट इज दी आईएफआरएस, आईएफआरएस 15। जी हाँ, आईएफआरएस 15 है क्या? ये आपको, ये स्टैंडर्ड आपको बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए। जी हाँ, ऐसे ही थोड़ी कि रेवेन्यू आपके पास आपने रिकॉर्ड कर लिया। प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने यहां पर आईएफआरएस 15 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, और जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करेंगे देन आप देखेंगे कि कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। जी हाँ, दो सवालात, कितनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए और ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आईएफआरएस 15 बताएगा। छोटा सा आइडिया मैं आपको देता हूं, आईएफआरएस 15 करता क्या है? आईएफआरएस 15 आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा, और आईएफआरएस 15 के अंदर जब इंशाल्लाह लेक्चर्स स्टार्ट होंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर आईएफआरएस 15 हमारे कोर्स का पार्ट है कि उसके अंदर दिया हुआ 5 स्टेप मॉडल। जी हाँ, 5 स्टेप मॉडल। ये 5 स्टेप मॉडल करता क्या है? ये 5 स्टेप मॉडल करता क्या है? ये आपको गाइड करेगा कि कब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगी। ऐसा नहीं कि आपने कस्टमर से पेमेंट कर ली रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, ना 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 ना। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए आईएफआरएस 15 ने 5 स्टेप मॉडल दिए कि जब ये 5 स्टेप पूरे हो जाए फिर आप उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं उसके अंदर, इट्स टू अर्ली टू डिस्कस, लेकिन बताना क्या चाह रहा हूं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, यानी कि आपने यहां पर डिसीजन मेकिंग करनी है। आप एज अ हेड होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि यार इतनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है, फिर आप अपने जूनियर को कम्युनिकेट करेंगे। वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला बंदा जो कि उस रेवेन्यू की अमाउंट को ट्रायल बैलेंस या इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेगा। लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल फॉर दिस वन। फॉर एग्जांपल कि आपके पास यहां पर अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की। अच्छा, आज तक करा कि हमने जब भी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन होती थी। एज इट इज हम वो अमाउंट उठाते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस की पुट ऑन कर देते हैं, बट इट इज नॉट द केस। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए एक अलग से स्टैंडर्ड मौजूद है, उसका नाम है IAS 23। जी हाँ, उसका नाम है IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस आसान जबान के अंदर कब कितना इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा ये हमें IAS 23 की अकाउंटिंग सिखाती है। IAS 23 आपको सिखाएगा कि इंटरेस्ट सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो ये जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी जा सकता है। जी हाँ, एसेट की कॉस्ट में भी जा सकता है। अगेन मैंने कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज लाइक अ क्लेरिकल वर्क।
Financial reporting, it's like a decision making. You will be the person, after learning the financial reporting, you will be the person who will let your junior know that कि इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड करना है, कितना इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है, कितना बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है या कैपिटलाइज करना है. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर दिस वन. इनकम टैक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, इनकम टैक्स उठाया, पीएनएल में आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया. बट दिस इज नॉट द केस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन. कितना इनकम टैक्स रिकॉर्ड करना है, कितना इनकम टैक्स रिकॉर्ड करना है, ये आपको IAS 12 बताएगा. जी हाँ, IAS 12, इसका टाइटल ही इनकम टैक्स है. ये मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं. बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. तो इसका मतलब ये कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको यहां पर सिखाएगा कि कब कितने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस और एसेट्स को आपने रिकॉर्ड करना है एंड व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. आप बीइंग अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्ट ये ट्रीटमेंट अपने जूनियर्स को बताएंगे. वो इन तमाम इंफॉर्मेशन को फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रहते हुए इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे. यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज लाइक अ क्लरिकल वर्क. तो सर हम क्लरिकल वर्क कर रहे थे. देखिए अगर वो आज आप ना करते तो शायद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक पहुंच ना पाते. आपको एक प्रोसेस पता चल चुका है कि किस तरीके से पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस रन होता है. अब आपका एक विजन, एक विजडम क्लियर हो चुका है कि यार प्रोसेस अब आपने करना है क्या. अब आपको पता होगा कि डिसीजन मेकिंग करने के बाद कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से उसको प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट करना है, ये अब आपको पता चल चुका है. अब आपको सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने हैं जो कि IFRS के अंदर आपके पास मेंशन्ड है. खैर IFRS क्या होता है, किस तरीके से उसकी एप्लीकेशन होती है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, ये सब आपके कोर्स का पार्ट है और पहले ही टॉपिक के अंदर इसको नॉर्मली कवर किया जाता है जिसके अंदर इसकी पूरी फाउंडेशन या इसकी बेसिस को डिस्कस किया जाता है. खैर सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको यहां पर बताया कि क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में. आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा. चले आगे चलते हैं जरा. सेकंड पार्ट, सर पेपर पैटर्न क्या है हमारे पास. ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये फाइल ऑब्वियसली आपके साथ शेयर भी हो जाएगी, लेकिन लेट मी शो यू कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर पैटर्न क्या है. FR का जो आपके पास एग्जाम पैटर्न होगा वो ऑब्वियसली 100 मार्क्स का पेपर होगा आपके पास. अच्छा, ये 100 मार्क्स जो हैं ये स्प्लिट किए गए हैं, डिवाइड किए गए हैं 3 सेक्शंस के अंदर. नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेक्शन A. नंबर 2, फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है सेक्शन B एंड ऑब्वियसली द थर्ड वन इज दी सेक्शन. नाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह आपको भी पता है C. अच्छा जनाब, सेक्शन A के अंदर है क्या हमारे पास. सेक्शन A के अंदर आपके पास टेस्ट किए जाते हैं OTQs. नाउ व्हाट इज OTQs? OTQs स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस. अच्छा सर क्या ये MCQs हैं? कह सकते हैं लेकिन नॉट नेसेसरीली. इसीलिए इस सेक्शन A का नाम MCQs नहीं रहेगा, OTQs. क्यों? इसमें MCQs भी हो सकते हैं, बॉक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास यहाँ पर मैंने भी कहा था 5 स्टेप मॉडल का मैंने ऊपर नाम लिया. अब ये 5 स्टेप मॉडल है, 1 2 3 4 5 ऐसे ही, यानी कि ये 5 स्टेप मॉडल है. अब आपके पास यहाँ पर लेट्स से एम्प्टी ब्लैंक्स हैं. अब एग्जामिनर करेगा क्या, यहाँ पर उन 5 स्टेप मॉडल के नाम लिखे हुए होंगे और ये रैंडमली लिखे होंगे, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस आउट की हुई होगी. आपने करना क्या है, आपने उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करना है. लेट्स से स्टेप 1 आप उसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे. लेट्स से स्टेप 2 ड्रैग एंड ड्रॉप, स्टेप 3 ड्रैग एंड ड्रॉप, स्टेप 4 ड्रैग एंड ड्रॉप, स्टेप 5 ड्रैग एंड ड्रॉप. तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यानी कि OTQ का मतलब है ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन. इसमें MCQs भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं. अच्छा, कितने OTQs टेस्ट किए जाएंगे? सो 15 OTQs आपके पास टेस्ट किए जाएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच. So it means the aggregate weightage of the section A should have been or would have been 30 marks. 30 marks का section A आपके पास होगा. सेक्शन B की अगर हम बात करें तो सेक्शन B के अंदर आपके पास टेस्ट किए जाएंगे OTC. OTC स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस. अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस के अंदर क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में यहां पर गाइड कर दूं. ऑब्जेक्टिव टेस्ट केसेस के अंदर 3 केसेस आपके पास टेस्ट किए जाएंगे. लेट्स से केस 1, आपके पास यहां पर केस 1 आ रहा है, आपके पास यहां पर केस 1. अब इस केस 1 के अंदर सिनेरियो दिया हुआ होगा
और इस सिनेरियो से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे ही 5 क्वेश्चन। अब ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, या आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन वाले भी हो सकते हैं, बॉक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। जी हाँ, तो इट मींस कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस विल मेक 10 मार्क्स। तो ये केस 1 की जो वेटेज है ये हो गई आपके पास 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स की वेटेज हो गई। अच्छा, अब ये 10, अब इसमें होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल सिनेरियो आपके पास दिया हुआ IS-16, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हैं तो मैं इसकी एग्जाम्पल रिलेट कर सकता हूं, जिसमें आपसे कहेगा कि कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 20x1 फॉर 500,000, लाइफ ऑफ द एसेट इज 6 years, स्क्रैप वैल्यू इज 100,000 एंड आफ्टर 3 years द एसेट वाज रीवैल्यूड एंड सब्सिक्वेंट आफ्टर 2 years द एसेट वाज डिस्पोज ऑफ। अब ये पूरा एक सिनेरियो दे दिया। अब इसी सिनेरियो में से एग्जामिनर 5 क्वेश्चंस यहां पर निकालेगा। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2, क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट विल बी द गेन ऑन डिस्पोजल और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो इट मींस कि इसी तरीके से वो करेगा क्या, उस पूरे सिनेरियो में से 5 क्वेश्चंस यहां पर निकालेगा। केस 1 की वेटेज हो गई 10 मार्क्स। सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर केस 2। आपके पास यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ होगा और इसी तरीके से आपके पास 5 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे और हर क्वेश्चन की जो वेटेज होगी दैट वुड बी ऑफ अगेन 2 मार्क्स, और 5 क्वेश्चंस हैं तो उसकी वेटेज भी 10 मार्क्स हो गई। और इसी तरीके से एक और केस यहाँ पर होगा सेक्शन बी के अंदर, 3 केसेस आपके पास होंगे, केस 1 2 3 और थर्ड केस के अंदर भी सेम पैटर्न होगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन पैराग्राफ डेटा डिफरेंट होगा। लेट्स से एक IS-16 से, एक IS-10 से, एक IS-37 से, सो ऑब्वियसली हर सेक्शन या हर केस के अंदर डेटा बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इसी तरीके से ये पूरे सेक्शन बी की जो वेटेज होगी दैट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स। जी हाँ, यानी कि 30 मार्क्स का आपके पास 3 OT केसेस होंगे और ईच OT केस विल कंसिडर और विल कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स। तो ये आपके पास पूरा 30 मार्क्स का सेक्शन बी का एरिया हो जाएगा। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको जो पेपर पास कराएगा वो सेक्शन ए और बी कराएंगे। जी हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको जो पेपर पास कराएगा वो सेक्शन ए और बी कराएगा। आई रिपीट, आपको जो पेपर पास कराएगा वो सेक्शन ए और बी कराएगा। सेक्शन ए और बी ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। जी क्यों? देखिए, दोनों की एग्रीगेट वेटेज 60 मार्क्स है। अगर आपने आउट ऑफ 60, आई रिपीट, अगर आपने आउट ऑफ 60 40 मार्क्स भी अगर आपने सिक्योर कर लिए, 40 मार्क्स भी अगर आपने सिक्योर कर लिए, सो इट मींस इन ऑर्डर टू पास दिस पेपर यू जस्ट नीड 10 मार्क्स। और सेक्शन सी से 10 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक गाइस, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। तो इट मींस कि सेक्शन ए और बी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमने सेक्शन ए और बी के ऊपर एफर्ट्स करनी है, बट ऑब्वियसली सेक्शन सी के ऊपर भी हमारी इक्वल एफर्ट्स होंगी, उसको भी हम देखेंगे। नाउ व्हाट इज सेक्शन सी? सेक्शन सी के अंदर हमारे पास यहां पर होगा दैट इज CRQ। जी हाँ, सेक्शन सी के अंदर हमारे पास यहां पर होगा दैट इज CRQ। नाउ व्हाट इज CRQ? इट्स अ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यस, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन के अंदर होगा क्या? इसके अंदर आपके पास 2 CRQs टेस्ट किए जाएंगे, 2 CRQs होंगे। सर ये CRQ में होगा क्या? अभी मैं डिटेल में समझाता हूं उसको। ईच CRQ will consist of 20 marks, which means the aggregate weightage or the total weightage of section C is going to be 40 marks। और इस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। Now let me show you कि CRQ में क्या होगा। देखिए, CRQ या कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर आपके पास जैसे ही आप सेक्शन सी पे जाएंगे, एक बाय डिफॉल्ट आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस विंडो की आपके पास यहाँ पर एक लेफ्ट साइड होगी, यहाँ पर आपको पूरा एक डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी कि ये पूरा आपके पास क्वेश्चन का डाटा होगा। अच्छा, राइट साइड के ऊपर टॉप विंडो होगी, यहाँ पर आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही होगी कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, नॉर्मली ये जो सेक्शन सी का एरिया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन टेस्ट होते हैं
वो आपके पास कंसोलिडेशन, नंबर 1, नंबर 2 रेशियोज, एंड नंबर 3 फाइनल अकाउंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने प्रिपेयर करनी होती है। ये तीनों टॉपिक्स मिला के एग्जामिनर सेक्शन सी को पूछता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों एक ही क्वेश्चन में आएंगे, दो क्वेश्चंस जो आपके पास बनेंगे वो इन तीन टॉपिक्स के साथ बनाता है एग्जामिनर, इन तीन टॉपिक्स को यूजुअली कंसिडर करता है। अब लेट्स से क्वेश्चन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, पूरा डाटा दिया हुआ है। क्यों एग्जांपल दे रहा हूं? क्योंकि आपने कंसोलिडेशन ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए एग्जांपल रिलेट कर सकेंगे। अच्छा, उसके अंदर अब रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा है कि आपने CSPL बनाना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपने ड्राफ्ट करनी है। अब ये जो राइट साइड के ऊपर बॉटम एरिया है, ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी, स्प्रेडशीट की फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। ये स्प्रेडशीट की फाइल आपके पास यहाँ पर होगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को ड्राफ्ट करना है। आपने इस एरिया को हम यहाँ पर कहते हैं रिस्पॉन्स एरिया, इस एरिया को हम यहाँ पर कहते हैं रिस्पॉन्स एरिया। तो आपने इस रिस्पॉन्स एरिया में, इस रिस्पॉन्स एरिया के अंदर आपने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खुद ड्राफ्ट करना है। आपने खुद, जैसे अभी मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी ना, आपने पूरी इनकम स्टेटमेंट वहां पे ड्राफ्ट करनी है। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स होंगी, उन एडजस्टमेंट्स को देखते हुए आपने प्रॉपर P&L या बैलेंस शीट का अगर क्वेश्चन है तो बैलेंस शीट आपने पूरी ड्राफ्ट करनी होगी। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। सर ये तो फिर हमें खुद टाइप करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है सर। वो तो फिर हमने बचपन में टाइपिंग की नहीं, वो भी बिल्कुल बात सही है आपकी। सर आज भी हम जब टाइपिंग करते हैं तो मैसेज पे टाइप करते हैं, वो भी बात बिल्कुल सही है। सर हमने कीबोर्ड तो कभी यूज ही नहीं किया। तो इन तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन दैट इज प्रैक्टिस। और ड्यूरिंग द लेक्चर्स, जो आप लेक्चर देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि मैंने इन एरियाज की अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई है। तो इट मींस कि आप प्रैक्टिस से इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप में ले सकते हैं। चलें, खैर ये हमारे पास यहाँ पर हो गया, दैट इज पेपर पैटर्न, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि CRQ किस तरीके से टेस्ट होगा। और दो क्वेश्चंस आपके पास CRQ के अंदर आपके पास टेस्ट किए जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स। अब ये तीन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए जो कि यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। खैर, कमिंग बैक और कमिंग टुवर्ड्स द कोर्स आउटलाइन। सर कोर्स आउटलाइन डिटेल्ड है, लेंथी कोर्स है थोड़ा सा, चीजें बहुत सारी हैं। 23 चैप्टर्स हैं, या यूं कह लें 23 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने इस रेलेवेंट टाइम पीरियड में कंप्लीट करने हैं। वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अब एक मैं आपको हिंट बता दूं कि आपने अपना प्लानर कैसे बनाना है। अब FR के जो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ आवर्स के जो लेक्चर्स हैं, दैट इज 100 आवर्स के लेक्चर्स हैं। अब लेट्स से आपके पास है 3 मंथ्स का टाइम पीरियड, जो कि आइडियल टाइम है। 3 मंथ्स का मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली 33 आवर्स इन अ मंथ, 33 आवर्स इन अ मंथ। और अगर मैं डिवाइडेड बाय 30, यानी कि मैं पर डे अगर निकालूं तो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे आप समझ लें। मैं कहता हूं आप 2 से 3 आवर्स ले लें, यानी कि अगर आप 2 to 3 आवर्स का टाइम स्पेंड करते हैं वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, इस पर प्रैक्टिस नहीं है, वीडियो लेक्चर्स के ऊपर अगर आप करते हैं, तो इट मींस कि आप 3 मंथ्स के अंदर बहुत इजीली आप इस कोर्स को कवर कर लेंगे। और फिर आपके पास प्रैक्टिस का भी एक टाइम होगा जिसके अंदर आपने इसको प्रैक्टिस करना है। खैर, तो इसका मतलब ये कि जो आपके पास यहाँ पर पूरे सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, मैंने इसके आगे रेलेवेंट सेक्शंस लिखे हैं, बट याद रखिएगा ये ACCA की तरफ से गिवन नहीं है, ये जजमेंटल है। जी हाँ, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि इन स्टैंडर्ड्स को इन सेक्शंस के अंदर टेस्ट ज्यादा किया जाता है। एक बात तो कंफर्म है, एक बात तो कंफर्म है कि ये जो एरिया आपके पास यहाँ पर आ रहा है 17 से 19, सर जी ये एरिया तो कंफर्म है ना, इस एरिया पे तो आपने जान मारनी है। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस का, आपके पेपर का 40% एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट मींस ये आपके पास इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि सेक्शन सी के अंदर कवर करता है। बाकी स्टैंडर्ड्स भी आपके पास रेलेवेंट है, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट कि एग्जामिनर कहां से आपके पास किस स्टैंडर्ड से आपको टेस्ट कर ले। सो इट मींस कि ये सारे एरियाज आपके पास रेलेवेंट है। नाउ सेकंड, द नेक्स्ट वन इज द ग्लोबल पास रेट। FR का जो ग्लोबल पास रेट रहा है, FR का जो ग्लोबल पास रेट रहा है स्किल्स के पेपर के अंदर टू सम एक्सटेंट एक अच्छा ग्लोबल पास रेट रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50 to 51% के इन बिटवीन।
जबकि आप बाकी पेपर्स का अगर आप ग्लोबल पास रेट देखें, लाइक अगर आप पीएम का देखें तो थोड़ा सा जो है वो अलार्मिंग है। डबल ए का अगर आप देखें तो ये भी थोड़ा सा अलार्मिंग है। F9 यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और टैक्सेशन का, ऑब्वियसली ये वो पासिंग रेट्स हैं जो कि एक अच्छे पासिंग रेट कंसिडर किए जाते हैं। तो इट्स अ डुएबल थिंग, इट्स अ डुएबल थिंग। कोई ये ना सोचे कि यार मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आप बहुत इजीली इस पेपर को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे, पास कर लेंगे विद वेरी गुड मार्क्स। अच्छा, कमिंग बैक, और इंपॉर्टेंट चीज के सर हमारे केएनएस का ग्लोबल पास रेट से क्या कनेक्शन है? तो ग्लोबल पास रेट जो एवरेज है दैट इज 48%, जो मैंने भी आपको दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह केएनएस के एफआर के पेपर का जो पासिंग रेट है दैट इज 60 to 70%। तो अगर उसके एवरेज निकालें तो इट्स 66%। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ पासिंग रेट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। खैर, अब लास्ट पॉइंट इसके अंदर कि सर हम पेपर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या वो एरियाज हैं, किस तरीके से हम पेपर को तैयार करेंगे। देखिए आपके पास जो लेक्चर्स अपलोडेड हैं उन लेक्चर्स को देखने के बाद, यानी कि उसके अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, कंपाइल्ड बुक उसके साथ अपलोडेड है, उसके अंदर सारा डाटा अवेलेबल है, उसके अंदर बीपीपी और कैप्लान की कुछ थ्योरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको बीपीपी या कैप्लान की स्टडी टेक्स्ट को, आई रिपीट, स्टडी टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको हम करके एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर और अच्छे मार्क्स के साथ हम उसको क्लियर कर सकते हैं। नंबर 1, आपने कोर्स कंप्लीट करना है, कोई एरिया आपने स्किप नहीं करना। इन बिटवीन अगर आपको लगता है कोई एरिया नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आपने साथ साथ बीपीपी और कैप्लान की किट की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एलएमएस का स्क्रीनशॉट दिखाऊं, जैसे कि ये चैप्टर 1 है फ्रेमवर्क। अच्छा, इस फ्रेमवर्क के फौरन बाद, यानी कि इस फ्रेमवर्क के फौरन बाद, यानी कि अगर हम फ्रेमवर्क देखें तो इस फ्रेमवर्क के फौरन बाद यहां पर एक क्विज आ रहा है। अच्छा, ये क्विज नहीं, बेसिकली ये बीपीपी और कैप्लान के किट के क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, मैंने हर चैप्टर के साथ बीपीपी और कैप्लान के किट के क्वेश्चंस अलोंग विद देयर आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, ताकि आप हर चैप्टर के साथ साथ बीपीपी और कैप्लान के किट के क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहें। बीपीपी और कैप्लान की किट के क्वेश्चंस आप साथ साथ ट्राई करेंगे तो इट मींस कि आपने बीपीपी और कैप्लान की किट के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स करने के बाद पोर्टल पे ही ग्रैंड टेस्ट 1 अपलोडेड है, ग्रैंड टेस्ट 2 है और ग्रैंड टेस्ट 3 है। तो उन स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करने के बाद आपने ग्रैंड टेस्ट 1, 2 एंड 3 लाजमी अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस ऑफ स्टडी हब, जो आपका एजुकेशन हब है या जो आपका स्टडी हब है, उसकी आपने क्विजेस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लाजमी कंसीडर करना है। नेक्स्ट, आपने जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, आपका एसीसी का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, अगर आपको नहीं पता हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर गाइड कर दूंगा। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे आपके पास सेक्शन सी के पास पेपर्स गिवन है, वो पास पेपर्स आपने लाजमी करने। याद रहे, ए और बी के पास पेपर्स नहीं है, ए और बी के पास पेपर्स नहीं है, सिर्फ सेक्शन सी के हैं। तो ए और बी के आपके पास किट के क्वेश्चंस हैं, स्टडी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन सेक्शन सी के पास पेपर होते हैं, तो वो आपने पास पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म से करने हैं। फिर इसके बाद आपने मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर जो भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आप सितंबर दे रहे हैं तो प्री सितंबर मॉक एग्जाम आएगा, दिसंबर दे रहे होंगे तो प्री दिसंबर मॉक एग्जाम आएगा, मार्च होगा तो प्री मार्च मॉक एग्जाम ये आपके एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो वहां पर आपने इसको लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से एफआर स्पेसिमेन, एफआर प्रैक्टिस एग्जाम 1, प्रैक्टिस एग्जाम 2, ये आपके पास यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, ये सारे रिसोर्सेज आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। वहां पर आप इन रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, वहां पर आप इन तमाम रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। याद रहे, पेपर आप पास कर लेंगे, बस जो मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए इसको फॉलो करें, और प्लस पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो ऑब्वियसली आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पास कर लेंगे। पैनिक नहीं करना, आपने बहुत रिलैक्स मोड के अंदर आपने जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना है, और आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद सिर्फ ये नहीं कि पेपर आपका पास हो जाएगा, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप पेपर को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। आई होप कि दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, और कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट, just drop me a message, I'm just a message away, inshallah will respond you within the reasonable hours. I hope कि चीजें क्लियर भी होंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।